Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 7 of chapter 23 of NBF Biology 12, and today we are going to discuss process or mechanism of DNA replication. जी बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिस्कस करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे में होती है। तो हमने वो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा था इन द फॉर्म ऑफ मिज़ेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर बच्चों अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आर्टिकल अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर सवाल इस तरह से बनेगा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनेगा। लेकिन बाज़ बच्चे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वर्डिंग सुनते ही मिज़ेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट को लिखना शुरू कर देते हैं। अगर मिज़ेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाना हो तो उसमें वो क्लियरली इस तरह से पूछेगा कि डिस्क्राइब एन एविडेंस of semi-conservative replication of DNA. Describe an experimental evidence of semi-conservative replication of DNA. लेकिन अगर ये experimental evidence आपको नहीं कहा जाता, आपको mechanism या फिर process of semi-conservative replication of DNA पूछा जाता है, तो तब आपने फिर वो मिज़ेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट बयान नहीं करना, बल्कि ये जो आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इसको आपने बयान करना है। ठीक है, बात समझ में आई है भाई? अच्छा, डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पॉइंट आउट की जा चुकी हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दरअसल एक सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी जो एग्जिस्टिंग डीएनए होता है वो इसमें डुप्लीकेट होता है और उसकी डुप्लीकेशन के बाद जो अब दो मॉलिक्यूल्स वजूद में आएंगे, दोज टू मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, और जो पहले से मौजूद डीएनए था उसको पेरेंटल डीएनए कहा जाता है। सो दिस सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए व्हिच इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, इट अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेल। सेल अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। और इस रेप्लिकेशन का पर्पस क्या होता है, सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट क्यों करता है, तो आप ये बात भी जहन में रखिए कि दरअसल सेल ने अपने डीएनए को रेप्लिकेट इस वजह से करना होता है कि सेल के क्रोमोसोम में इस तरह से करके, अब देखिए जब डिवीजन हुई थी इस सेल की, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसका ये जो क्रोमोसोम था ये दरमियान से यूँ स्प्लिट हुआ था और इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक सेल को मिल गया था और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल को मिल गया था। दरअसल क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, लिहाजा अब ये जो यंग डॉटर सेल्स हैं इनके डीएनए की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। अगर यहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी सपोज कीजिए x थी, क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, और अगर आप इसको सपोज करें कि ये दो डीएनए मॉलिक्यूल x के बराबर हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सेल में जो क्रोमोसोम इस वक्त मौजूद है उसके पास एक क्रोमेटिड है, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है। लिहाजा x की टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाफ x 1/2x डीएनए की क्वांटिटी हो गई है, या इसको हाफ x भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1/2x या x/2 भी आप इसको कह सकते हैं। So DNA quantity is reduced to half. अब ये जो डॉटर सेल्स हैं, if they want to divide again, अगर इन सेल्स को दोबारा डिवाइड करना है
then these cells have to duplicate their DNA. देखिए ये सेल्स दोबारा से अगर ये डिवाइड करना चाहते हैं तो ये लाजमी तौर पर अपने पेरेंट सेल की तरह बनना चाहेंगे, पेरेंट सेल की तरह अपने क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को फॉर्म करेंगे, तब ये सेल डिवाइड करने के काबिल होंगे। लिहाजा यहाँ पर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल अगर इनकी डिवीजन रिक्वायर्ड हो तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल यहाँ पर एक फेज आएगा, दैट फेज इज नोन एज एस फेज। और इस एस फेज के दौरान, जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, इस दौरान में इसके डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। डीएनए ड्यूरिंग एस फेज डुप्लीकेट होगा और इस तरह से 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। जी सर, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते। देखो n और x को आप कंफ्यूज ना करें। देखो n और 2n क्या चीज़ है, वो है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। n कहते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को और 2n का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ जी। तो n और 2n ये अलग एक स्टोरी है। थोड़ा सा मैं आपको चलें क्लियर कर देता हूँ, आपने ये बात छेड़ दी है। देखिए बेटा, ये n का मतलब है सिंगल सेट और 2n का मतलब है डबल सेट या 2 सेट्स और 3n का मतलब क्या होगा इसी तरह से 3 सेट्स। एंड व्हाट इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम? एक सेट किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम? तो सेट ऑफ क्रोमोसोम की डेफिनेशन ये है कि ऑल द क्रोमोसोम्स दैट कंटेन कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे चलें, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर ले 30,000 जीन्स किसी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं जो उसकी तमाम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। इफ दीज 30,000 जीन्स आर फाउंड इन 23 क्रोमोसोम, सपोज करते हैं, ठीक है, ये 33 जीन्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 क्रोमोसोम्स। यानी 30,000 में से सम ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्स्ट क्रोमोसोम, अदर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेक्स्ट क्रोमोसोम, अदर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये 30,000 इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 क्रोमोसोम, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 क्रोमोसोम्स, सो इन 23 क्रोमोसोम्स का जो सेट होगा वो एक सिंगल सेट कहलाएगा। यानी ये एक इंडिविजुअल के तमाम जीन्स थे जो कि 23 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये 23 क्रोमोसोम्स मिलकर एक सेट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब जिस स्पीशी की भी हम बात करें यहाँ पर XYZ जो भी है, ठीक है, जरूरी नहीं ह्यूमन की हम बात करें, जिस स्पीशी की भी हम ये बात सपोज कर रहे हैं जिसमें 30,000 जीन्स थे विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 क्रोमोसोम, तो उस स्पीशी का जो सेल 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होगा वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता होगा। जिस सेल के अंदर 23 के बजाय 46 क्रोमोसोम्स होंगे उस सेल को हम 2n कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर उसमें एक और सेट आ गया तो आप इसमें 23 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 69, तो ये 3n हो जाएगा। इसी तरह से 92 ये कितना हो जाएगा 4n। तो इस तरह आपको देखिए ये जैसे जैसे सेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमने ये इधर टर्म चेंज कर दी है। अगर सब अभी ठहर जाओ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जो हम जेनेटिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं सारा इसके ऊपर बेस करता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा बेटे, अगर सपोज करो कि किसी और स्पीशी में टोटल जो जीन्स थे उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वो सपोज करो कि वो 30,000 के बजाय वो 40,000 जीन्स थे उसकी बॉडी को कंट्रोल करने, किसी और स्पीशी की मैं बात कर रहा हूँ XYZ, तो उसके वो 40,000 जीन्स अगर मिसाल के तौर पर उसके 30 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो 30 क्रोमोसोम्स का एक सेट कहलाएगा। यानी किसी भी स्पीशी के टोटल जो जीन्स होते हैं ना, ये जो टोटल जीन्स हैं उसे कहते हैं जीनोम, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन्स, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दिस कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन इज आल्सो नोन एज जीनोम।
यानी किसी भी स्पीशी का जो जीनोम है वो जितने क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उन तमाम क्रोमोसोम्स को मिलाकर एक सेट सपोज किया जाएगा। अब समझ आ रही बात? एक सेट। हाँ जी। तो अब देखो ह्यूमन का जो एक सेट है ना वो 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो एक सिंगल सेट है वो 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है। ह्यूमन के केस में जो सिंगल सेट है, सिंगल सेट के लिए टर्म यूज की जाती है मोनोप्लॉइड। सिंगल सेट के लिए टर्म क्या यूज की जाएगी? मोनो का मतलब 1 और प्लॉइड का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मोनोप्लॉइड नंबर क्या है ह्यूमन का? तो ह्यूमन का मोनोप्लॉइड नंबर है 23। लेकिन इसके मुकाबले में जो वीट है, वीट जो कॉमन वीट हम लोग यूज करते हैं ना, वीट, उसका जो सिंगल सेट है वो दरअसल 7 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है। वो कितने क्रोमोसोम्स पर है? 7 पर। यानी वीट के तमाम जीन्स उसके 7 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस वजह से उसका मोनोप्लॉइड नंबर या सिंगल सेट 7 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होगा। ये तो आपको मैंने सिंगल सेट की बात बताई। लेकिन देखो हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में 2 किस्म के सेल्स हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं गैमेटिक सेल्स। आप ये बात समझ रहे हैं? जी बेटा। हाँ जी, गैमेटिक सेल्स मींस जर्म सेल्स, यानी एग और स्पर्म उनको गैमेटिक या जर्म सेल्स कहा जाता है। और अदरवाइज बाकी जितने भी सेल्स बॉडी के उन्हें क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। अब देखिए हर स्पीशी में जो उसका सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो जरूरी नहीं है कि डिप्लॉइड हो। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड है, वो है 46 है और ये डिप्लॉइड नंबर है। लेकिन एक्चुअली ये जो वीट है ना, वीट का जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर है वो है 42। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या ये 42 डिप्लॉइड नंबर है, यानी 2 सेट्स पर मुश्तमिल है। इसका सिंगल सेट मैंने आपको बताया 7 है। तो बताओ ये जो इसका सोमैटिक नंबर है ये कितने सेट्स पर मुश्तमिल होगा? 6। यानी ये 6n है, ये 6n है। यानी आप देखेंगे कि नेचर में जो स्पीशीज पाई जाती हैं ना, उनमें से बाज स्पीशीज डिप्लॉइड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। उनका जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉइड होता है, और बाज स्पीशीज का जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड के बजाय टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने अभी टर्म्स यूज की थी ना, 1n के लिए टर्म यूज की जाएगी मोनोप्लॉइड, 2n के लिए डाइप्लॉइड, 3n के लिए क्या होगा? ट्रिप्लॉइड, 4n के लिए टेट्राप्लॉइड, इसी तरह से पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। समझ आ रही है बात? तो आप देखेंगे कि नेचर में जो स्पीशीज पाई जाती है ना, वो सारी की सारी बेटे डिप्लॉइड स्पीशीज नहीं होती। ह्यूमन एक डिप्लॉइड स्पीशी है और वीट इसके मुकाबले में हेक्साप्लॉइड स्पीशी है। तो ह्यूमन का जो सिंगल सेट है वो कितने क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है? 23 पर। और वीट का सिंगल सेट कितने क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है? 7 क्रोमोसोम्स पर। अच्छा, आप जरा आइए गैमीट्स पे। बेटे ये जो गैमीट्स होते हैं ना, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी स्पीशी में जो गैमीट्स होते हैं, दे ऑलवेज कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन सोमैटिक नंबर। इसको जरा केयरफुली अंडरस्टैंड कर लें कि गैमीट्स ऑलवेज हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन सोमैटिक सेल। वट एवर इज द सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जैक्टली उससे जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो गैमीट्स में पाया जाएगा। जैसे ह्यूमन का सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो हमारे गैमीट्स में क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। अच्छा, वीट का सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर 42 है, तो बताओ इसके गैमीट्स में कितने होंगे? 21 एग्जैक्टली। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये जो गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं हैप्लॉइड। द हैप्लॉइड टर्म इज यूज फॉर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द गैमेटिक सेल। व्हाट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? आपने इसको 2 तरह से डिफाइन करना है। या तो आपने इसको कहना है कि द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द गैमेटिक सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड, या फिर आपने इसको यूं कहना है
कि द क्रोमोसोम नंबर विच कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमेटिक नंबर ऑफ सेल, सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमेटिक नंबर, या फिर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द गैमेटिक सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हैप्लॉइड को। अब देखो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड नंबर है 23, 46 से आधा, ये एन की टर्म्स में अगर इसको बयान करें तो कितने एन पर मुश्तमिल है? शाबाश बताओ। सिंगल एन, वेल डन। व्हाट अबाउट द वीट? वीट का जो गैमीट है, इसका ये 21 क्रोमोसोम नंबर, इसका ये जो हैप्लॉइड नंबर है एन की टर्म्स में इसको क्या कहना चाहिए? 3n, एग्जैक्टली। तो आपने बेटा देखा कि हैप्लॉइड इज नॉट ऑलवेज 1n, अंडरस्टैंड? हैप्लॉइड इज नॉट ऑलवेज 1n। ये तो महज इत्तफाक की बात है कि ह्यूमन के केस में हमारा मोनोप्लॉइड नंबर भी 23 और हमारा हैप्लॉइड भी 23 है। इस वजह से हम हैप्लॉइड को 1n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और छोटी क्लासेस में भी चूंकि हम ह्यूमन की एग्जांपल ले रहे होते हैं तो इस वजह से हैप्लॉइड को 1n लिख देते हैं और वो डिप्लॉइड को 2n लिखा होता है। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो रही है बात कि हैप्लॉइड ज़रूरी नहीं है कि वो 1n हो। ह्यूमन में तो वो 1n होगा, लेकिन बाकी और स्पीशीज़ में ज़रूरी नहीं है। जैसे वीट में हैप्लॉइड जो है वो 3n है। अब समझ आ गई बात आपको? अब ज़रा आप दोबारा अपने उस सवाल के ऊपर जाइए। आपने पूछा था कि क्या ड्यूरिंग सेल साइकिल या रेस्टिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, क्या सेल 1n होते हैं? अब बताओ, सवाल समझ में आया आपको? ऐसा सवाल बनता है? नो। अब समझ आ गई बात? बेटे यहाँ पर देखो, ये जो जैसे इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, इस सेल की, सपोज करो कि इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो अगर ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो अगर ये 2n है सपोज करें, तो ये भी 2n सेल्स होंगे। और ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज भी ये 2n ही रहेंगे, 1n नहीं होंगे। और अगर बेटे ये 1n हुआ, सपोज करें ये 1n है और माइटोसिस हुआ है, तो जो डॉटर सेल्स आएंगे वो भी फिर 1n ही होंगे। आपको पता है ना, माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, माइटोसिस का मालूम है ना आप लोगों को, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अब आप ये याद रखिए कि आपने जो सवाल पूछा था कि नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या सेल n नंबर में होते हैं? नो बेटे, इसका जवाब यह है कि कोई सेल जब पैदा होता है ना, तो जो क्रोमोसोम नंबर उसका होता है उसके नॉन डिवाइडिंग स्टेज में वही नंबर रहता है। अगर उसका n नंबर होगा तो वो नॉन डिवाइडिंग फेज में भी n में ही रहेगा। अगर उसका 2n क्रोमोसोम नंबर होगा तो नॉन डिवाइडिंग फेज में भी 2n रहेगा। अगर 3n है या 4n है या जो भी उसका क्रोमोसोम नंबर है, नॉन डिवाइडिंग फेज में उसके क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा। हम यहां पर किस बात की बात कर रहे थे? ये जो मैंने x लिखा था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इट रिप्रेजेंट्स द डीएनए क्वांटिटी। ये किसको शो कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ डीएनए। मैंने आपको कहा था बेटे कि ये एक क्रोमोसोम, इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। एक डीएनए इस क्रोमेटिड के अंदर मौजूद है, एक डीएनए इस क्रोमेटिड के अंदर मौजूद है। 2 डीएनए ना, लेकिन इस वक्त इसके पास जो एक क्रोमोसोम है उसके अंदर एक क्रोमेटिड आया। क्रोमोसोम इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आपको लग रहा है कि इसके पास जो क्रोमोसोम है वो एक ऐसी स्टेट में है जिसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन इसके पास जो अब क्रोमोसोम पहुंचा है वो एक ऐसी स्टेट में जिसमें सिंगल क्रोमेटिड है। तो लिहाजा अगर इसके पास डीएनए 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल डीएनए के हैं, तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल हैं डीएनए के? 1 मॉलिक्यूल। यानी डीएनए की क्वांटिटी जो है ना वो रिड्यूस हुई है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहता है, लेकिन डीएनए की क्वांटिटी हाफ हो जाती है। यानी अगर यहां पर डीएनए क्वांटिटी x थी तो यहां पर क्या हो जाएगी? हाफ x या x/2। अंडरस्टैंड? तो अब देखो, सेल ने अगर दोबारा डिवाइड करना हो अपने पेरेंट सेल की तरह, फिर दोबारा से इसने डिवाइड करना है, सो दिस सेल हैज टू डुप्लीकेट इट्स डीएनए क्वांटिटी। इसको अपने डीएनए क्वांटिटी को डुप्लीकेट करना है। और ये डुप्लीकेशन कौन से प्रोसेस के जरिए होगी? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए होगी। और ये डीएनए रेप्लिकेशन सेल की लाइफ में ये कब ये वाकया रूनुमा होगा? ये सेल की लाइफ में ड्यूरिंग एस फेज ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। आप समझ आई बात भाई? गुड। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो टॉपिक हम आज पढ़ना चाह रहे थे उससे थोड़ा सा
डिट्रैक हो गए, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये असल में इसकी वजह ये है कि चूँकि टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़े जा रहे हैं ना, बीच में कई चीज़ें स्किप हो रही हैं, तो ये कोरोना की मरहून मिन्नत, ये इस तरह के हादसात हो रहे हैं। अच्छा, बट ये अभी टॉपिक हमने ख़त्म करना है इसको। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसके ऊपर बात हो रही थी। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन फेज। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में देखिए क्या होगा। इनिशिएशन फेज को आप करेक्टराइज करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। बहुत ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 नोन एज इनिशिएशन फेज, इसमें क्या होने जा रहा है ये आपको यहाँ पर एक लाइन में इस बात के बारे में बताया कि इसमें क्या होने जा रहा है। इसमें दरअसल रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होनी है। अब ये रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क है क्या, इस बात को अभी हमने अंडरस्टैंड करना है। दरअसल डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एंजाइम एक ख़ास जगह पर आकर अटैक करते हैं और वहाँ पर ये रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाते हैं। वो पॉइंट डीएनए के अंदर जहाँ पर कुछ एंजाइम्स आकर अटैक करेंगे डीएनए पर और रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? Origin of replication is specific sequence of nucleotides along the length of the DNA from where the process of replication begins। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल में खास जगह है जहां पर एक खास किस्म का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कुछ एंजाइम रिकग्नाइज करेंगे, उस सीक्वेंस के ऊपर वो एंजाइम आकर अटैक करेंगे और उसके अटैक की रिजल्ट में ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। यानी रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क ये उस जगह पर फॉर्म हो जाएंगे। तो वो जगह जहां पर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होना है, उस जगह को क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में आप याद रखिए कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए इस तरह से एक सर्कुलर डीएनए होता है, तो इस सर्कुलर डीएनए में एक खास जगह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगी। जैसे ये आपको पॉइंट दिखाया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इस जगह पर आकर कुछ एंजाइम्स ने अटैक करना है। मैं अभी आपको वो एंजाइम्स दिखाता हूं। तो वो एंजाइम्स जैसे यहाँ पर अटैक करेंगे तो उनकी वजह से बेस पेयर्स ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ एक पॉइंट पर प्रेजेंट है। बट यूकैरियोटिक डीएनए जो कि इस तरह से एक लीनियर डीएनए होता है, यानी एक बिल्कुल स्ट्रेट डुप्लेक्स होगा, वो इस तरह से सर्कुलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इस यूकैरियोटिक डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मोर देन 1 पॉइंट्स पर प्रेजेंट है। जैसे आपको इस जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाइए, फिर इस जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाइए, फिर इस जगह पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाइए, तो 3 जगहों पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। तो जहां जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है वहां से वो पर्टिकुलर एंजाइम्स अटैक करेंगे और डीएनए को ना सिर्फ वहां से अनवाइंड कर देंगे बल्कि बेस पेयर्स को ब्रेक कर देंगे और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बबल लाइक अपीयरेंस आपको नजर आ रही है। सो दीज बबल लाइक अपीयरेंसेस आर कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। इनको क्या कहा जाएगा? रेप्लिकेशन बबल। देखो जब ये डीएनए डुप्लेक्स, आपको अभी तो ये आपको 2 लाइनों से डीएनए दिखाया हुआ है ना, हकीकत में डीएनए इस तरह से नहीं है। डीएनए वही अपने यहाँ जो हेलिक्स फॉर्म होती है उसी फॉर्म में, ठीक है, ये इस तरह हेलिक्स फॉर्म में डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये वैसे ड्रॉ आसानी से किया जा सके इस वजह से इसको यूं स्ट्रेट लाइंस में शो किया हुआ है। तो इनफैक्ट डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेक्स। तो ये जो डुप्लेक्स डीएनए, इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट जब उन एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो एंजाइम यहाँ से डीएनए के जो वाइंड्स हैं, डीएनए के ट्विस्ट्स, उनको अनट्विस्ट कर देगा, उनको अनवाइंड कर देगा और बेस पेयर्स को भी तोड़ देगा और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इनके सेपरेट होने से डीएनए डुप्लेक्स के अंदर यूं बबल लाइक अपीयरेंस दिखाई देगी। दैट बबल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। और इस रेप्लिकेशन बबल का अगर हम आधा हिस्सा देखें, जैसे ये बबल है तो इसको हम दरमियान से कट करके ये पार्ट ऑब्जर्व करें या ये पार्ट ऑब्जर्व करें तो इनको क्या कहा जाता है? फॉर्क्स।
इनको कहते हैं फॉर्क। फॉर्क इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये देखिए, अगर ये इस बबल का आधा हिस्सा ऑब्जर्व किया जाए तो ये फॉर्क कहलाएगा, और जबकि ये दोनों फॉर्क्स मिलकर एक बबल लाइक अपीयरेंस शो कर रही हैं, तो ये चीज़ कहलाती है रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क किस जगह पर स्टैब्लिश होगा डीएनए में, कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होनी है? एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पर्टिकुलर एंजाइम्स कौन से हैं जो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर आकर अटैक करते हैं और डीएनए को ना सिर्फ यूं खोलते हैं बल्कि उसके बेस पेयर्स को भी तोड़ देते हैं। तो उन एंजाइम्स में सर फहरिस्त है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये एक ऐसा एंजाइम है which opens the turns of DNA duplex by causing the breakdown of the base pairs of DNA so that two strands of the DNA can be separated। ठीक है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनको ये सेपरेट करेगा बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द बेस पेयर्स। बेस पेयर्स को ये तोड़ देता है और इस तरह से डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से जुदा कर देता है। ठीक हो गया जी? जी 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 बिल्कुल, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको बेस पेयर्स कहा जा रहा है। तो ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और इस तरह से डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से जुदा कर देगा। ना सिर्फ ये बेस पेयर्स को तोड़ता है बल्कि ये डीएनए डबल हेलिक्स के टर्न्स को भी ओपन करता है। इट ऑल्सो ओपन्स द टर्न्स ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स। यानी जैसे आप एक रस्सी को देखिए, रस्सी एक दूसरे के साथ इस तरह दो रस्सियां आपस में यूं लिपटी हुई होती हैं, तो आप अगर उन दो रस्सियों को यूं ऐसे करके उसके बल खोलना शुरू करें तो इस चीज को कहेंगे ओपनिंग ऑफ द टर्न्स। तो बिल्कुल इसी तरह से डीएनए डुप्लेक्स की ओपनिंग हो रही है, उसके टर्न्स की ओपनिंग हो रही है और साथ उसके जो बेस पेयर्स हैं वो टूट रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज डीएनए हेलिकेज। तो ये डीएनए हेलिकेज किस जगह पर जाकर अटैक करता है डीएनए के ऊपर? नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। आपने क्या कहना है? व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज? डीएनए हेलिकेज की साइट ऑफ एक्शन क्या है? आपने कहना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी डीएनए मॉलिक्यूल में जिस जगह पर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस प्रेजेंट है ये उस जगह पर जाकर अटैच होगा और वहां पर जाकर अटैच होकर बेस पेयर्स को तोड़ देगा और बेस पेयर जब टूट जाएंगे तो इस तरह से डीएनए अनट्विस्ट हो जाएगा और उसके जो टर्न्स हैं वो खुल जाएंगे। जी बेटा। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डीएनए जो है ना न्यूक्लियोटाइड सर, जी, क्या मुराद है? इससे मुराद ये है बेटा कि ये जो डीएनए डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, आपने फर्स्ट ईयर में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो उसमें आपको याद होगा कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये ए मौजूद है, एडेनिन टाइप का न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन बेस होती है, उसके आगे अगर ये गुआनिन है, उसके आगे फिर साइटोसिन है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें ए के अपोजिट क्या होगा? टी, और जी के अपोजिट सी, और सी के अपोजिट जी। ठीक है, तो इस तरह से जो सीक्वेंस आपको एक स्ट्रैंड में मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो डीएनए के अंदर ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर्टिकुलर मीनिंग रखता है। दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैज पर्टिकुलर मीनिंग। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, डीएनए का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की इंपॉर्टेंस भी बताई हुई है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये एक ख़ास मीनिंग रखता है। लिहाजा ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है उसका भी ये ख़ास सीक्वेंस है। देखो डीएनए में जो सीक्वेंस होगा ना वो ये न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट से, जैसे ए टी सी ए टी। अब देखो ये एक सीक्वेंस है, इसी तरह से मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूं तो ए जी जी ए सी टी ए। अब ये एक और सीक्वेंस आपको नजर पहले से मुख्तलिफ है ना, तो अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल में आप जगह जगह पर देखें तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड रैंडमली अरेंज्ड हैं और इनका ये जो सीक्वेंस होता है ना ये पर्टिकुलर मीनिंग शो करता है। तो ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो जो अभी आपको मैंने बताया ना कि ऑर्डर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ख़ास ऑर्डर है न्यूक्लियोटाइड का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के तौर पर एक्ट करेगा, और डीएनए में जिस जगह पर वो ऑर्डर प्रेजेंट होगा वहाँ पर हेलिकेज ने जाके अटैक करना है, और अटैक करने के बाद ये डीएनए को अनट्विस्ट कर देगा। यानी पहले डीएनए देखने में ऐसा लग रहा था आपको, मिसाल के तौर पर मैं यूँ करके दिखाता हूँ, ये पहले ये डीएनए यूँ इस तरह से हेलिक्स फॉर्म में नज़र आ रहा था, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हेलिकेज एंजाइम, जैसे ये वो जगह है जहां पे हेलिकेज ने अटैक किया है, तो हेलिकेज के अटैक के बाद अब ये जगह आपको यूं नजर आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये हेलिकेज के अटैक के बाद आपको ये जगह यूं बबल बनी हुई नजर आ रही है। वहां से ना सिर्फ डीएनए के वो जो टर्न्स थे ओपन हो गए, बल्कि ये बेस पेयर्स भी वहां से टूट गए। इज दैट क्लियर? और अब हम इस बबल का जो आधा हिस्सा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो आधा हिस्सा इस बबल का वो क्या कहलाएगा? फॉर्क। सो दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये इस वक्त रेप्लिकेशन फॉर्क आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई है। ठीक होगी बात? यस सर। अच्छा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। डीएनए हेलिकेज के साथ साथ यहाँ पर मजीद कुछ एंजाइम्स भी वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डीएनए गायरेज इसको फैसिलिटेट करता है। डीएनए गायरेज आल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज। डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज क्या करता है? इट वर्क्स स्लाइटली अहेड द डीएनए हेलिकेज एंड फैसिलिटेट इट्स अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स बाय रिड्यूसिंग द टेंशन क्रिएटेड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग प्रोसेस। देखो बच्चों, आप दोबारा वो जो रस्सी का मैंने आपको अभी इमेजिन करवाया है, एक रस्सी है जो दो रस्सियों के आपस में इस तरह से ट्विस्ट करने से बनाई हुई है। बहुत सारी रस्सियां आपने देखी होंगी, उसमें दो, किसी में तीन रस्सियों को ऐसे आपस में यूं बल देकर उसको बनाया हुआ होता है। आपने देखी है ना रस्सियां? अच्छा बेटे, इस तरह की कोई रस्सी जो इस तरह दो रस्सियों के बल देने से बनाई गई हो, आप उसके अगर दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के यूं खींचना शुरू कर दें यूं उसको खोलने के लिए, तो आप देखेंगे कि रस्सी का जो अगला हिस्सा होगा, वो रस्सी का अगला हिस्सा वो फौरन इस तरह से उलझना शुरू हो जाएगा। देखो इस तरह से करके जब आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे, यूं उसमें यूं बल पड़े हुए, और इन बल वाले पोर्शन को आप ओपन करने लगेंगे इस तरह से करके, या आपने इसको पकड़ के ऐसे इधर से और ऐसे यूं खींचना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि जो इसका पिछला हिस्सा होगा वो यूं थोड़ा सा उलझ जाएगा, ऐसे करके वो इकट्ठा हो जाएगा और वो खुल नहीं पाएगा। समझते हैं ऐसा? कभी इमेजिन किया आपने ऐसे? आपने हो सकता है कभी ऐसी प्रैक्टिस ना की हो, लेकिन कभी आपको कोई रस्सी नज़र आ जाए तो उसको ज़रा खोलने की कोशिश कीजिएगा, और जैसे ही खोलने की कोशिश करेंगे तो जो अगला हिस्सा है वो उलझ जाएगा, क्योंकि वो इतना टाइटली एक दूसरे के साथ उनको ट्विस्ट किया हुआ था कि जैसे ही आप उसको अनट्विस्ट करने लगते हैं ना, तो उसका अगला हिस्सा उलझ जाता है और वो फंस जाता है और वो खुल नहीं पाती रस्सी। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। जब ये हेलिकेज इसको तोड़कर ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने लगता है, तो डीएनए का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर डीएनए उलझ जाता है, टेंशन एक क्रिएट हो जाती है और हेलिकेज से काम नहीं होता। तो ये इसको फैसिलिटेट करता है डीएनए गायरेज, विच इज आल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है? इट वर्क स्लाइटली अहेड ऑफ द डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज इस जगह पर मौजूद है, तो ये उससे थोड़ा सा आगे मौजूद है, और ये क्या कर रहा है? ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है ना, उस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा वो रस्सी वाली एग्जांपल देता हूँ कि आप उस रस्सी के दो स्ट्रैंड्स को पकड़ के खींच कर खोलने की कोशिश करेंगे तो रस्सी आगे से उलझ जाएगी, लेकिन अगर आप एक दूसरे साथी को कहें कि वो रस्सी को पकड़ के रखे, और जैसे जैसे वो उलझती जाती है उसके वो जो उलझाव है उसको वो खोलता चला जाए, तो आप देखें कि रस्सी फिर आसानी से खुल जाएगी। यस सर। गुड। सो इस तरह से बेटे ये टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज ये इसको फैसिलिटेट करता है बाय रिड्यूसिंग द टेंशन क्रिएटेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द बेस पेयरिंग एंड अनवाइंडिंग प्रोसेस की वजह से जो टेंशन क्रिएट हुई है उसको ये रिड्यूस करेगा, और उससे फिर ये हेलिकेज इजीली वर्क करता चला जाएगा। सर सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब यही है ना कि उसको ये उसकी टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, यानी अगर वो एक तरफ को उलझ रही है तो उसको दूसरी तरफ कर देगा, तो इस तरह से वो उसको नॉर्मलाइज कर रहा है। ठीक है?
तीसरा एक और कंपोनेंट भी यहां पे चाहिए, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन, ये आपके सामने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नजर आ रही हैं। SSB, ये जो गोल गोल नजर आ रहे हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती हैं कि जब ये हेलिकेज डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, तो चूंकि उनके जो बेस पेयर्स होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर जो बेस पेयर्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर A है तो इस जगह पर क्या होगा? T। यहाँ पर अगर G है तो इस जगह पे क्या होगा? C। यहाँ पे अगर T है तो इस जगह पर क्या होगा? A। तो यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पे क्या होगा? G। तो इस तरह से करके ये देखो, ये एक स्ट्रैंड दूसरे के साथ चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ फौरन दोबारा से बेस पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इन दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करना है। अभी इन दोनों स्ट्रैंड्स को चूंकि टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करना है, इस वजह से इनको आपस में पेयर अप होने से रोकना है। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इनको आपस में पेयर अप होने से रोकती हैं। यानी इनका क्या रोल है कि दीज आर अटैच टू द डीनेचर्ड सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ अनजिप्ड डीएनए। इस वक्त ये जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स हैं ना डीएनए के, ये अनजिप्ड हो चुके हैं। जैसे हम एक जिप को खोलते हैं तो उसके दोनों स्ट्रैंड खुलते चले जाते हैं ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वर्डिंग यूज करें अनजिप्ड डीएनए। तो इस वक्त हमने ये डीएनए को अनजिप कर दिया हुआ है, और इस अनजिप्ड डीएनए के दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं इनको डीनेचर्ड स्ट्रैंड्स भी कहा जाता है। असल में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो इस चीज को डीनेचरेशन भी कहा जाता है। तो दीज आर एक्चुअली डीनेचर्ड सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ अनजिप्ड डीएनए। इनके साथ ये अटैच हो जाती हैं और अटैच होने के बाद प्रिवेंट देम टू बी रीपेयर्ड, ये दोबारा इनको आपस में रीपेयर होने से रोके रखती हैं ताकि इनको इन दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट के तौर पर यूज किया जा सके और इनके पैरेलली न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो ये जो स्टेप था, इस स्टेप को क्या कहते हैं? इनिशिएशन फेज। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनिशिएशन फेज? क्या होता है इस दौरान? इसमें बेटे फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। एक लाइन में अगर बताना हो ना कि इनिशिएशन फेज में क्या होगा तो आपने ये लाइन याद रखनी है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क होगी, ठीक है। और फिर इसका जब मैकेनिज्म बताएंगे उसमें फिर आपने हेलिकेज का रोल भी पॉइंट आउट करना है। इसमें आपने गायरेस, डीएनए गायरेस का रोल भी बताना है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल भी बताना है, ठीक है। अच्छा बेटे, तो अभी नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज, इस फेज में क्या होगा, इसको अगर हम करेक्टराइज करें तो दिस फेज कैन बी करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। The new strands to be synthesized, जिनको अभी सिंथेसाइज होना है। सर वो लीडिंग है जी बेटा, वो लीडिंग स्ट्रैंड्स है सर जो भी सिंथेसाइज होनी है। हाँ जी, जो अभी सिंथेसाइज होनी है ना उनमें से एक को लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे और एक को लैगिंग कहेंगे। क्या फर्क है इन दोनों में ये भी आपको समझाना है, ठीक है। अभी इस बात को हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो अभी हमने डीएनए को अनजिप किया है ना, तो वो जो पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट हैं, वो दोनों क्या है, टेम्पलेट। अब उन दोनों के पैरेलली नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे उन स्ट्रैंड्स को कहा जाएगा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये काम कैसे होगा? इस काम को सरंजाम देने वाला जो मॉलिक्यूल मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये दरअसल इस टेक्निक का हीरो है। डीएनए पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू मेक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ऑफ द अनजिप्ड डीएनए। वो जो डीएनए अनजिप हो चुका है उसके कॉम्प्लीमेंट्री इस डीएनए पॉलीमरेज ने
न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से रिएक्ट करवा के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। तो ये जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे वो दरअसल इस डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी से बनेंगे। डीएनए पॉलीमरेज दरअसल 3 किस्म का है। डीएनए पॉलीमरेज की दरअसल 3 टाइप्स हैं। एक डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे को डीएनए पॉलीमरेज 2 कहा जाएगा और तीसरे को डीएनए पॉलीमरेज 3 कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसका रोल दरअसल सपोर्टिंग रोल है। डीएनए पॉलीमरेज 1 ये प्राइमर्स को रिप्लेस करता है बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग एस फेज। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आगे चलकर दोबारा इस बात को रिवाइज करूंगा, ठीक है, वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लें कि डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेसेस द प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड इन एस फेज, यानी इन अदर वर्ड्स इट फैसिलिटेट्स द डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो तीसरा एंजाइम है ये उसको सपोर्ट करता है। इट फैसिलिटेट्स डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को फैसिलिटेट करता है इन मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस, क्योंकि जो मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एस फेज में जारी है। तो इस मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस में एस फेज के अंदर होने वाले इस प्रोसेस में ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को सपोर्ट करता है इनफैक्ट। Whereas DNA polymerase 2 is involved in the repair of DNA damages in G1 and G2 phase. G1 और G2 phases ये सेल साइकिल के नॉन डिवाइडिंग फेज इंटरफेज के सब फेजेस हैं। तो G1 और G2 फेजेस के दौरान अगर डीएनए में किसी किस्म का कोई डैमेज आए तो उस डैमेज को रिपेयर करने में डीएनए पॉलीमरेज 2 इन्वॉल्व होते हैं। और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 कैटलाइजेस द मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस इन एस फेज। ये एस फेज के दौरान जो मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होना है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने दरअसल कैटलाइज करना है। तो इस मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस में इस डीएनए पॉलीमरेज 3 को दरअसल डीएनए पॉलीमरेज 1 फैसिलिटेट भी करता है। तो इसका जो रोल है डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी आगे चलकर हमें समझ में आने वाला है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखें, डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो मोड ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ये बेसिकली एक डाइमर मॉलिक्यूल है। डाइमर का मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। आप देख रहे हैं ये 2 यूनिट है, एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट ये है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन यूनिट्स, तो इस वजह से इसे कहते हैं डाइमर। इट इज अ डाइमर मॉलिक्यूल। अगरचे ये दोनों यूनिट फर्दर सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ये आप देख रहे हैं दीज आर फर्दर सब यूनिट। ईच ग्लोब्यूल इज अ यूनिट, यानी ईच ग्लोब्यूल इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, हर एक यूनिट फर्दर सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। बहरहाल ओवरऑल चूंकि 2 यूनिट इस वजह से इसको डाइमर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड के ऊपर ऐड करेगा, जो ग्रोइंग चेन है उसके 3 प्राइम एंड पर ऐड करेगा। अब ये 3 प्राइम एंड पर कैसे ऐड करेगा, मिसाल के तौर पर देखो ये मैं यहाँ पे शो करता हूँ। सपोज करो कि ये इस वक्त रेप्लिकेशन फॉर्क आपको नजर आ रही है। दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क में आपको इस वक्त ये एक स्ट्रैंड, इसका ये जो सीक्वेंस नजर आ रहा है, सपोज कीजिए कि इसका ये सीक्वेंस है 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर ये इनका इस तरह से सीक्वेंस है तो ऐसी सूरत में अब ये दोनों हैं टेम्पलेट, दोनों हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के साथ अब जो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनेगा वो नया न्यूक्लियोटाइड इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अरेंज होगा और वो न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में ऐड होगा, 3 प्राइम एंड की तरफ। यानी जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा दैट न्यू स्ट्रैंड विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसका 5 प्राइम एंड इस तरफ होगा और 3 प्राइम एंड इस तरफ होगा। तो इसने क्या करना है डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, इट ऑलवेज एड्स न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम एंड। ये इस जगह पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा यूं। तो ये जो ग्रोइंग चेन है उसके किस एंड पर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, 3 प्राइम एंड पर। अच्छा, अनदर प्रॉपर्टी इज दैट इट कैन नॉट स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन अनलेस प्राइमर इज प्रेजेंट। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसने 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, लेकिन किसके 3 प्राइम एंड पर? असल में ये खुद से रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पर एक छोटा सा
एक स्ट्रैंड यहाँ पे पहले से मौजूद ना हो। ये जो ग्रीन कलर का मैं स्ट्रैंड आपको दिखा रहा हूँ, दिस ग्रीन कलर स्ट्रैंड इज प्राइमर। प्राइमर क्या चीज़ होती है? प्राइमर बेसिकली एक छोटा सा आरएनए न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट है। सो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट पहले यहाँ पर स्टैब्लिश होगा। इस प्राइमर को बनाने के लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है नोन एज प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम के जरिए दिस प्राइमर विल बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, और प्राइमर के फिर 3 प्राइम एंड पर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। आप बेटे ये इसका मोड ऑफ एक्शन समझ रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3 ये न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड पर ऐड तो करता है, बट ये खुद से रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक कि पहले से प्राइमर मौजूद ना हो। लिहाजा पहले प्राइमेज के जरिए प्राइमर कंस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 की बारी आएगी और वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 ऐड करता जाएगा और चेन को आगे ग्रो करवाता जाएगा। समझ आ रही बात भाई? प्राइमर में भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना सर? प्राइमर भी न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, लेकिन आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड की चेन है। आपको आरएनए न्यूक्लियोटाइड और डीएनए न्यूक्लियोटाइड में फर्क पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइमर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक फ्रेगमेंट है, जबकि आगे जो स्ट्रैंड बन रहा है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। बताओ आरएनए न्यूक्लियोटाइड में शुगर कौन सी होती है? न्यूक्लियोटाइड बेटे 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोज की कौन सी किस्म होती है? आरएनए में पेंटोज की कौन सी किस्म होती है? राइबोज। राइबोज होती है बेटे, राइबोज आपने कहना है। और डीएनए के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज। ये फर्स्ट ईयर में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना उसको रिव्यू करें जाके आज, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर में हम डीएनए के बारे में डील कर रहे हैं, और आगे भी जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आएगा उसमें भी हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बेटे, उसके बाद देखिए कि इसकी जो स्पीड है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 के काम करने की जो रफ्तार है वो तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है। यानी एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करता है, इतनी तेज़ी से ये काम करता है। तो ये इसका रेट ऑफ एक्शन है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इसकी एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब ज़रा गौर से आपने देखना है, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। ये इस वक्त तो आपको यूँ स्ट्रेट दिखाया, एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं, ये डुप्लेक्स स्टेट में होगा। तो इस वक्त ये जो आपके सामने एंजाइम नज़र आ रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अच्छा, जबकि ये इस वक्त आपके सामने जो एंजाइम नज़र आ रहा है दिस इज़ हेलिकेज एंजाइम। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हेलिकेज एंजाइम, जो इसके बेस पेयर्स को तोड़ता जा रहा है और इसको अनजिप करता जा रहा है। और जबकि ये क्या चीज़ नज़र आ रही है? दीज आर एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स जो इसको दोबारा रीपेयर होने से रोक रही हैं, एसएसबी प्रोटीन्स। अच्छा, इस वक्त आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर के स्ट्रैंड्स हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं ब्लू कलर के, और जो लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का स्ट्रैंड नया बन रहा है वो नए स्ट्रैंड है। एक को लीडिंग और दूसरे को लैगिंग कहते हैं। अब लीडिंग किसको कहेंगे, लैगिंग किसको कहेंगे, इसको जरा आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ना, ये वो स्ट्रैंड होता है जिसके स्टार्ट में सिर्फ एक प्राइमर मौजूद होगा। देखो ये स्ट्रैंड यहाँ से लिया इसको, तो इसके स्टार्ट में ये रेड कलर का ये एक प्राइमर यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है, दिस इज प्राइमर। इस वक्त ये जो डायरेक्शन है ना इसकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या दिखाई गई है? टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये 5 प्राइम एंड है, तो इस वक्त इस टेम्पलेट की ये जो डायरेक्शन होगी ये 3 प्राइम एंड होगा। लिहाजा प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी? प्राइमर का ये एंड 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो अब देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इसने यहाँ पे 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू किया है, और हफ्ता हफ्ता एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए ये रेप्लिकेशन को ग्रो करवा रहा है टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी ये लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन किस जानिब ग्रो कर रही है? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ आ रही बात भाई? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड, वहां पर क्या हो रहा है? दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे ये मिसाल के तौर पर एक प्राइमर यहां पे बना, तो इस प्राइमर की डायरेक्शन थी, इस जगह पर इसका 5 प्राइम एंड और इस तरफ इसका 3 प्राइम एंड था। ठीक है, तो इसके 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया, और ये जब ये यहां तक पहुंचा तो फिर ये आगे से इसने जंप करके फिर ये बैकवर्ड आया, फिर एक प्राइमर यहाँ पे बना हुआ है,
और इस प्राइमर के साथ फिर इसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके ये इस तरफ लेकर गया है, फिर ये जंप करके ये इधर आया है। अब यहाँ पर फिर एक प्राइमर इसको अवेलेबल हो गया है और इसके साथ फिर ये इस तरह से एलोंगेशन कॉज कर रहे हैं और फिर इसको यहाँ तक लेकर आएगा, फिर ये जंप करके इधर पीछे जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइमेज एक और प्राइमर को फॉर्म कर रहा है और इस प्राइमर के साथ भी फिर इस डीएनए पॉलीमरेज 3 ने यही काम करना है इसके 3 प्राइम एंड पर, क्योंकि ये इसका 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, इधर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और फिर ये इसको यहाँ पे ग्रो करवाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, इसमें रेप्लिकेशन किस जानिब ग्रो कर रही है? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। और जबकि लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क चल रही है। आप मुझे बताएंगे रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन? 5 to 3 ऑलवेज बेटे, 5 to 3। देखो इस स्ट्रैंड में भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रही है और इस स्ट्रैंड में भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। लेकिन फर्क क्या करेंगे आप लीडिंग और लैगिंग में? लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन 5 to 3 तो है बट टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, और लैगिंग स्ट्रैंड में 5 to 3 है बट अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। इज दैट क्लियर? एक और फर्क क्या होगा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में? लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्ट्रैंड, यहां पर बीच में कोई इंटरप्शन नहीं हो रही, डीएनए पॉलीमरेज को जंप नहीं करनी पड़ रही। जबकि आप लैगिंग स्ट्रैंड में देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज टू जंप बैकवर्ड, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज टू जंप बैकवर्ड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, और फिर ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करता है, फिर ये बैकवर्ड जंप करता है। समझ आ रही बात? क्योंकि यहां पर रेप्लिकेशन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है, इस वजह से इसको बार बार जंप करना पड़ रही है। यानी यहां पर जो रेप्लिकेशन हो रही है डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रही है। कैसे हो रही है? और लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली हो रही है। तीसरा एक और फर्क भी है, नोट डाउन करें जल्दी से। तीसरा एक और फर्क क्या है कि ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसके स्टार्ट में सिर्फ एक ही प्राइमर होगा और उसके बाद फिर ये लगातार एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में बीच बीच में सेवरल प्राइमर्स आपको मिलेंगे और उन प्राइमर्स के दरमियान छोटे छोटे से फ्रेगमेंट डीएनए के बन रहे होंगे, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। असल में ये एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी, तो उसके नाम से इनको मंसूब कर दिया हुआ ओकाजाकीज फ्रेगमेंट्स। जैसे आपने सुजुकी, कावासाकी इस तरह के जापानीज के नाम सुने होंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से ओकाजाकी भी एक जापानीज साइंटिस्ट था। तो चूंकि ये ओकाजाकी ने इन फ्रेगमेंट्स को पहली बार रिपोर्ट किया था, तो इस वजह से इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकीज फ्रेगमेंट्स का नाम दे दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये जितने भी प्राइमर्स यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर मौजूद हैं, उनके दरमियान बनने वाले इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ वेरी करती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। आपने आखिर में एक डिफरेंस प्रिपेयर करना है, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, ये किस तरह से ये दोनों सेल्स के अंदर प्रोसेस डिफर कर रहा होता है। तो उसमें कई एक पॉइंट्स पर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। उनमें से एक अहम पॉइंट ये भी है कि जो लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफर करती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अभी आपको बताया था कि यहां से डीएनए पॉलीमरेज ने जंप करनी होती है बैकवर्ड, तो वो जंप दोनों सेल्स में यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में और यूकैरियोटिक सेल्स में ये जंप डिफरेंट लेंथ की होगी। इस वजह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ वेरी करती है। जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल का ताल्लुक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इन फ्रेगमेंट्स की लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी। ये तकरीबन कोई 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के फ्रेगमेंट्स होंगे। और जबकि इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये जस्ट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स के फ्रेगमेंट्स होंगे। यानी आप इससे ये बात भी अज्यूम कर सकते हैं कि जो अभी आपको जंप के बारे में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज हैज टू जंप बैकवर्ड
ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटी इन द लैगिंग स्ट्रैंड, तो वो जंप भी फिर डिफरेंट लेंथ की लगती होगी। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके अंदर गालिबन ये कुछ लंबी जंप लगती है, और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो कि एक लीनियर डीएनए, इससे पहले आपको ये बताया गया है कि दोनों की शेप में भी वाज़ी तौर पर फर्क होता है, तो इसी वजह से यहां पर ये जो जंप की लेंथ है वो भी दोनों में डिफर करी, और उसी की वजह से ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की लेंथ भी ये दोनों सेल्स के अंदर वेरी कर रही है। इस तरह से ये इलोंगेशन फेज, जिसे हमने नाम दिया था इलोंगेशन फेज, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आखिरी फेज के बारे में हम बात करते हैं। अब जो लास्ट फेज होगा उसे कहा जाएगा टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज को आप इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। आपने अभी मुलाहिजा किया कि जितने भी प्राइमर्स यहां पर मौजूद हैं ये सभी आरएनए के बने हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं, और आरएनए चूंकि डीएनए का पार्ट नहीं है तो इनको लाजमी तौर पर इन प्राइमर्स को यहां से रिमूव करना है और इनकी जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को फिलअप करना है। तो इस तरह से इन आरएनए प्राइमर्स की रिप्लेसमेंट यहां पर रिक्वायर्ड है, और जब ये आरएनए प्राइमर्स यहां से रिप्लेस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड में भी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस था, उसी तरह से यहां पर भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होनी है ताकि ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाएं और उससे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाए। तो इन दो एक्टिविटीज को दरअसल टर्मिनेशन फेज का नाम दिया गया। अब इस टर्मिनेशन फेज में जिन प्रोटीन्स ने, जिन एंजाइम्स ने हिस्सा लेना है, उनमें से एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। आपको अभी शुरू में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है जो मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस को कैटालाइज करता है, लेकिन उसके मुकाबले में डीएनए पॉलीमरेज 1 ये मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज 3 को असिस्ट करता है, उसको हेल्प आउट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। तो वो फैसिलिटेशन ये कैसे प्रोवाइड करता है ये जरा देखिए। डीएनए पॉलीमरेज 1 का यहां पर रोल ये है कि इट कट्स द प्राइमर फ्रॉम 5 प्राइम एंड एड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, thus प्राइमर्स आर रिप्लेस्ड बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। यानी एक्चुअली होता यह है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। डीएनए पॉलीमरेज में 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद है। उनमें से एक एक्टिविटी को आप कह सकते हैं पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये तो इसके नाम से ही जाहिर हो रही है कि ये एक पॉलीमरेज एंजाइम है। पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब यह है कि डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। ठीक है, जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में भी देखा था कि वो भी किसी भी 3 प्राइम एंड पर, किसी ग्रोइंग चेन के 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की सलाहियत रखता है, उसको पॉलीमराइज करने की सलाहियत रखता है। इस एबिलिटी को कहा जाएगा पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एक तरफ तो ये पॉलीमरेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और वो आपको यहां पे बताया कि ये पॉलीमरेज एक्टिविटी अपनी कहां पर परफॉर्म करता है, इट एड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाज़की फ्रेगमेंट के 3 प्राइम एंड पर ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके पॉलीमरेज एक्टिविटी का मुजाहरा करेगा। दूसरी तरफ डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर एक और सलाहियत मौजूद है कि ये ना सिर्फ एक पॉलीमरेज एंजाइम है बल्कि ये एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम भी है। इट कैन आल्सो परफॉर्म एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। अब ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से क्या मुराद है? न्यूक्लियस असल में ऐसे एंजाइम को कहा जाता है जो कि डीएनए आरएनए को कट करते हो। न्यूक्लियसेस आर डीएनए आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और इन न्यूक्लियसेस की 2 टाइप्स होती हैं। न्यूक्लियसेस में से एक न्यूक्लियसेस को एक्सोन्यूक्लियसेस कहा जाता है और दूसरे को एंडोन्यूक्लियसेस कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में अभी हम आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहरहाल दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो आप याद रखिए कि एक्सोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल को किसी एक एंड से कट करेगा। जैसे ये उसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो एक्सोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो 5 प्राइम एंड से 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को यहां से तोड़ता जाता है और इस तरह से डीएनए या आरएनए को ये ब्रेकअप करता है। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस ने हमेशा 5 प्राइम एंड से 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को कट करना होता है। इस तरह से ये डीएनए या आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, ऑन द अदर हैंड, दे कट द डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस।
यानी दरमियान में जहां पर भी वो पर्टिकुलर सीक्वेंस मौजूद होगा वहां से ये एंजाइम डीएनए आरएनए को कट करते हैं। तो यहां पर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 ये एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करता है, यानी ये आरएनए का एक्सोन्यूक्लियस है। ये आरएनए प्राइमर को 5 प्राइम एंड से कट करेगा, 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इट कट्स द प्राइमर फ्रॉम 5 प्राइम एंड। तो इस तरह से ये 5 प्राइम एंड से प्राइमर को रिमूव करता जाता है और दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड के अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 3 प्राइम एंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, और जबकि 5 प्राइम एंड से प्राइमर्स के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना ये इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। और इस तरह से ये दोनों पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के जरिए अल्टीमेटली प्राइमर्स को रिप्लेस कर देता है बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आप इस चीज को यहां पे डायग्रामेटिकली इस तरह से देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इस वक्त डीएनए पॉलीमरेज 1 यहां पर काम करते हुए नजर आ रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये जो प्राइमर यहां पे मौजूद है, इस प्राइमर का ये एंड 5 प्राइम एंड है, दिस इज 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर। चलें इसको हम रेड कलर से यहां पे शो करते हैं ताकि यहां पर किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। और अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके ड्रॉ करें तो आपको ये बात बखूबी समझ में आ सकती है। इस पोर्शन को हम यहां से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त ये आपको नजर आ रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ आपको बीच में रेड कलर में ये प्राइमर दिखाते हैं। ये रेड कलर में बीच में प्राइमर मौजूद है, और दूसरी तरफ ये एक और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आगे मौजूद था वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने ये इसको जरा मुलाहिजा करना है। जो रेड कलर का बीच में ओकाजाकी फ्रेगमेंट दिखाया है, इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट का ये एंड दरअसल 5 प्राइम एंड है और ये एंड इसका 3 प्राइम एंड है। और जबकि इससे आगे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको नजर आ रहा है, दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज 3 प्राइम एंड एट दिस साइड और इसका 5 प्राइम एंड इस तरफ है, यानी 5 प्राइम एंड हमेशा इस साइड पर होगा और 3 प्राइम एंड इस साइड पर होगा यहां पे। और इसी तरह से ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसका ये एंड कौन सा होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा और इसका ये एंड 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये इस पॉइंट पर अटैच होगा, जिस पॉइंट पर ये एरो आपको शो किया जा रहा है, इस पॉइंट पर ये डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अटैक करना है। और इस पॉइंट पर अटैक करने के बाद ये क्या करेगा कि 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर वहां से न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 कट करता जाएगा, उसको तोड़ता जाएगा, उसको रिड्यूस करता जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो 3 प्राइम एंड ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके उसे पॉलीमराइज करता जाएगा, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ये इस जानिब एक्सटेंड करता जाएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट यूं इस तरफ को बढ़ रहा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन ये प्राइमर रफ्ता रफ्ता यहां से कट होता रहेगा और हत्ता कि ये प्राइमर बीच में से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट ग्रो करके अगले ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बिल्कुल हेड पे पहुंच जाएगा। जैसा कि आपको ये इस जगह पे नजर आ रहा है कि 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट इनके दरमियान से प्राइमर बिल्कुल निकल चुका है। बिल्कुल इसी तरह से ये प्राइमर भी अभी निकलने के करीब करीब है, काफी हद तक ये रिड्यूस हो चुका है और अभी यहां पर प्राइमर को निकालने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। तो इस तरह से जितने भी प्राइमर्स हैं वो अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाते हैं बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो ये वो अमल था जिसके जरिए डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 3 को फैसिलिटेट कर रहा होता है। इस तरह से ये डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 के इंटरेक्शन से मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। अच्छा, यहां पर अभी एक और पॉइंट भी बाकी है। अब आप देखिए कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है, तो इसके लिए यहां पर एक और एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा और वो एंजाइम कौन सा है, उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो आप देखिए जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड ज्वाइन देम टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस स्ट्रैंड लाइक द लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे अभी आपको यहां पे दिखाया था कि ये प्राइमर यहां से रिमूव हो चुका है, तो इस जगह पर डीएनए लाइगेज एंजाइम आकर एक्ट कर रहा है और इसने इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
फॉर्म करना है और इस तरह से ये दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड तामीर होना शुरू हो जाएगा। तो रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स को रिप्लेस करता जाएगा तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ता जाएगा। डीएनए लाइगेज की इसी एक्टिविटी की वजह से डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसकी वजह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं और यूं कंटिन्यूस स्ट्रैंड फॉर्म होता है। तो इन दो एक्टिविटीज के बाद डीएनए की रेप्लिकेशन अब कंप्लीट हो जाएगी, यानी अब आखिर में टर्मिनेशन फेज में आपने देखा कि आरएनए प्राइमर्स रिप्लेस हो गए हैं बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी ज्वाइन हो गए। तो बच्चों ये था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और आपने देखा कि ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे में हुई है। लिहाजा अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मैंने भी आपको शुरू में भी पॉइंट आउट किया था कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो आपने ये सेमी कंजर्वेटिव वर्ड सुनते ही कंफ्यूज नहीं होना। आपने वो मिचेल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट यहां पे नहीं बताना, बल्कि आपने ये मैकेनिज्म सारा यानी ये प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे वो मिचेल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट पूछना हो तो उसमें कहा जाता है कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इस तरह की कुछ वर्डिंग पूछी जाएगी। अच्छा, अब आखिर में देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में हो और यूकैरियोटिक सेल में हो तो ये कहां कहां पर डिफर करती है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहला आपने पॉइंट इनकी साइट का याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन ये दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंट साइट्स के ऊपर परफॉर्म हो रही, साइट ऑफ रेप्लिकेशन। तो साइट ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, जैसे आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि उनका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स्ड होता है, तो इस वजह से यहां पर साइट ऑफ रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म होगी। साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होगा और इसके बरक्स यूकैरियोटिक सेल के पास चूंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होता है, इस वजह से साइट ऑफ रेप्लिकेशन वुड बी न्यूक्लियस। तो एक पॉइंट आपने ये साइट ऑफ रेप्लिकेशन के हवाले से याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह जहां से रेप्लिकेशन का आगाज होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर वो जगह सिर्फ एक पॉइंट पर मौजूद होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेवरल पॉइंट्स पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। ओनली एट वन पॉइंट, और जबकि इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल में फाउंड एट सेवरल पॉइंट्स, फाउंड एट सेवरल पॉइंट्स। यानी आप इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट, बट इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का भी डिफरेंस है। और फिर तीसरा डिफरेंस अभी आपको मैंने पॉइंट आउट किया था लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इसमें भी आपको वाज़ेह तौर पर डिफरेंस नजर आता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं प्राइमर्स के दरमियान, तो उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ कंसिडरेबली वेरी करती है। और उसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये थोड़े से लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर लॉन्गर, और ये लॉन्गर कितने हैं, तकरीबन कोई 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के ये फ्रेगमेंट्स होंगे। और जबकि इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्टर होती है, और ये कितने शॉर्टर हैं, ये तकरीबन कोई 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल फ्रेगमेंट्स होंगे। तो इस तरह से आप डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपेयर करके ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि डिफरेंशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये तीन पॉइंट अगर आप यहां पर पॉइंट आउट कर देंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, उसके क्या फंडामेंटल स्टेप्स हैं, किस तरह से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, किस तरह से प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं, ये सारी बातों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture
My contacts are shown on the screen. Thank you once again.